हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लास 11th का टॉपिक है और ये 9th में भी है। थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड होगा 9th के हिसाब से, मगर वो भी अगर चाहें तो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि पूरी कायनात पे ये अप्लाई होता है, यानी कहीं एक जगह पे नहीं है, किसी खास प्लानेट पे का नहीं है, किसी या सिर्फ अर्थ का नहीं है, किसी पर्टिकुलर जगह का नहीं है। ये आपका कहीं पर भी जो है वो अप्लाई या वैलिड है। ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने जो हमें कहा था, तो आप मैट्रिक तक पढ़ चुके हैं इसको। उसमें कहा था भाई दो अगर मासेस हैं या कोई भी यूनिवर्स में दो बॉडीज़ हैं या दो मासेस हैं, वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही जिक्र किया गया है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दोनों जो मासेस होंगे या दोनों जो बॉडीज़ होंगी कहीं पर भी है यूनिवर्स में, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, पुल करती है एक दूसरे को अपनी तरफ। ठीक है ना। तो ये किस्सा सारा आपका बड़ा वो कहते हैं ना मोहब्बतों वाला है, अट्रैक्शन ही हो रही है। जैसे लॉ कूलम्स लॉ में हम पढ़े थे कि भाई रिपल्शन भी होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगी, यानी दोनों मासेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे। ठीक है ना, दोनों की तरफ यहाँ एक होती है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वजह क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो क्या हैं, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अब जिस प्लानेट पे भी उनकी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसके हिसाब से दोनों जो है वो हम कह सकते हैं कि मासेस जो हैं वो एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चलते हैं भाई सिंपली डायरेक्ट आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो यहाँ पर आप देखें कि फ़र्ज़ करें आपके पास दो मासेस हैं, m1 है एक, ठीक है, और दूसरा आपका है m2 है। तो यहाँ पर देखें कोई छोटा बड़े की बात नहीं है। यहाँ पर उसने कहा था कि ये आपका जो लॉ है वो वैलिड है किस पे, पॉइंट मासेस पे। किस पे भाई, ये पॉइंट मासेस। अब पॉइंट मासेस क्या है, पॉइंट मासेस का मतलब है कि बहुत ही छोटे मास है, या ऐसा मान लें कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दोनों मासेस के दरमियान जो सेपरेशन वो इतना ज़्यादा है कि अगर उसको हम कंपेयर करेंगे उसकी साइज़ से, तो वो साइज़ बहुत ही छोटी नज़र आती है। अगर उसको हम सेपरेशन को देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा होता है कि उनके मुकाबले में इनकी जो साइज़ होगी, यानी मासेस की जो साइज़ है वो बहुत ही छोटी हो जाती है। वो हमको सिर्फ पॉइंट मासेस की तरह नज़र आते हैं। यानी आप किसी भी चीज़ को बहुत दूर से देखेंगे तो बहुत बड़ी होगी, तो मगर आपको क्या नज़र आएगी, छोटी नज़र आएगी। या ऐसे मान लें कि भाई अगर हम अर्थ पे हैं तो हम जो एस्ट्रो बॉडीज दूसरी हैं जो जिनको हम देख सकते हैं, जैसे जब हम सूरज को देख सकते हैं, तो सूरज और यानी आपका जो सन है और उसका जो अर्थ का डिस्टेंस आपको पता है बहुत ही ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि आपको इतना बड़ा सूरज छोटा नज़र आता है। अब वहाँ जाके अर्थ को देखेंगे तो अर्थ बहुत ही छोटा नज़र आएगा, उससे भी छोटा नज़र आएगा, चांद आपको बहुत छोटा नज़र आता है। तो ये एक्चुअली जो आपका लॉ है यूनिवर्स में, यूनिवर्स के हिसाब से बना हुआ है, तो हेवनली बॉडीज़ के लिए ज़्यादा आपका सूट करता है या वैलिड है। हेवनली बॉडीज़ जैसे भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, आपके स्टार्स हैं, ठीक है ना, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर ये ज़्यादा आपका फिट पड़ता है कि वो आपको उनके दरमियान इतना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है कि वो आपको बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। ठीक है। या ऐसा मान लें कि भाई डिस्टेंस इनके दरमियान इतना ज़्यादा है कि जो इनकी साइज़ फिर जो है वो ना वॉल्यूम या इसका जो आपका डायमेंशन वगैरह दूसरे हैं वो बहुत ही बहुत, जैसे पॉइंट का मतलब ये, जैसे पॉइंट की डेफिनेशन हमारे मैथमेटिक्स में भी नहीं है, उसको पॉइंट को क्या डिफाइन करें। तो ये मासेस हम कंसीडर करेंगे पॉइंट मासेस, यानी न्यूटन ने भी इसको कहा गया था कि ये आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन टू पॉइंट मासेस होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब डिस्टेंस कहाँ से लिया जाएगा इनका? सेंटर से। जो भी बॉडीज होगी उनकी सेंटर को ज्वाइन कर दिया जाए, एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया जाए आपस में, इस तरह जो है हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से ये एक लाइन बन गई है, तो अब ये फोर्स जो होगी इसी लाइन पे होगी, यानी इसका जो डायरेक्शन है या जो एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन जो है इसी लाइन पे होगा। कौन सी लाइन पे होगा? जहाँ पर आपका दोनों सेंटर्स जिस लाइन पे आके एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, तो ये फोर्स कहाँ होगी? इसी लाइन पे होगी, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। दैट्स वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। क्या कहा जाता है इसको? सेंट्रल फोर्स। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, देखें हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले से आपको मैट्रिक में ये पता है कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बनती है दोनों फोर्सेस के मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो आपका सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है, इसी लाइन पे रहेगी, ना इसने इसका इस तरह डायरेक्शन निकलना है, यानी इसको पटड़ी से नहीं उतरना है। ये समझ ले कि इसकी डायरेक्शन बन चुकी है, इसी डायरेक्शन में या ये इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, मगर रहेगी यहाँ पे, इस लाइन पे ही रहेगी, इस लाइन पे ही रहेगी, ठीक है ना। तो सेंट्रल फोर्स क्यों कहा जाता है? दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining the centers of the objects। कहाँ पे ये एक्ट करेगी? जो लाइन दोनों के सेंटर्स को आपस में मिलाती है, ज्वाइन करती है, उस लाइन पे। इस वजह से इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो इस सेपरेशन को हम कहेंगे आर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज आर। इसको हमने दे दिया आर, सेपरेशन नहीं है। अब आर दोनों के दरमियान फासला, इनका मास आपका एक का m1 है, दूसरे का m2 है। तो न्यूटन के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें मालूम करना है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस तरह निकालें। मगर उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, यानी हमें पता है कि भाई m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है F1 बनेगी, यानी जो m1 पे जो फोर्स लग रही है उसको नाम मैंने दे दिया F1। मगर लगा कौन रहा है? 2 लगा रहा है। F1 पे यानी m1 मास पे किसकी फोर्स लग रही है? m2 उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो हम कहेंगे फोर्स ऑन m1 ड्यू टू 2। तो इसको नाम दे दिया मैंने F12। इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? m2 की तरफ होगा। m2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, m2 इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका डायरेक्शन हो गया इधर, सही जी। उसके बाद ये भी अपना काम करेगा। न्यूटन ने ये तो नहीं कहा था कि भाई एक ही अट्रैक्ट करेगा दूसरा नहीं करेगा, वो कह रहा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो m1 किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? m2 को करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगी F2 लगेगी, फोर्स ऑन बॉडी 2 यानी m2 ड्यू टू 1 की वजह से जो यहाँ फोर्स लग रही है उसको नाम दे दिया F21, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा, यानी m1 वाली फोर्स है उसका डायरेक्शन m1 की तरफ होगा, m2 वाली फोर्स है उसका डायरेक्शन m2 की तरफ होगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? जाके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, आके एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, सही है ना।
तो हम कह सकते हैं भाई ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन जो है F12 वेक्टर F12 और ये होगा F21, इनका डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये आपको कहानी बता रहा है पूरी। F12 F21 का डायरेक्शन अपोजिट होगा एक दूसरे, माइनस साइन क्या बता रही है, अपोजिट होगा। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा F12 इक्वल होगा F21 के, यानी मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे मगर डायरेक्शन इनका क्या होगा, अपोजिट होगा। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे किस्से पे कि भाई जो ये आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है नेट फोर्स, उस पे किस तरह मालूम किया है उसका मैग्नीट्यूड। तो न्यूटन ने कहा ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दोनों बॉडीज़ के दरमियान, ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इन दोनों मासेस का जो प्रोडक्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, उस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जितने ज़्यादा बड़े मासेस होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। डायरेक्टली का मतलब यही होता है। फिर कह रहा है कि भाई ये फोर्स जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज़। इन बॉडीज़ के सेंटर्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसके साथ इस फोर्स का जो रिलेशन बनता है वो इनवर्सली बनता है। यानी अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी, अगर ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका डिपेंड करता है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज़। सही है। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक है जी। चले अब दोनों इक्वेशन देखें, f इधर भी f है इधर भी आपका f है, तो कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं हटा दूंगा तो हमेशा जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, m1 m2 अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब ये g जो कैपिटल G आया है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, और ये आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटी की वजह से ही है। ठीक है, और इसको कहा जाता है यूनिवर्सल। ये नाम इसका यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि अब जहाँ कहीं भी कोई भी बॉडीज़ होंगी यूनिवर्स में कहीं पर भी होगा तो आपका G की वैल्यू फिक्स रहेगी। ये G की वैल्यू किसी मीडियम शीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहे कि भाई G की वैल्यू किसी भी चीज़ पे डिपेंड करती है तो हरगिज़ नहीं करती। ये पूरे कायनात में इसकी वैल्यू क्या है, आपकी फिक्स है। कितनी है वैल्यू, ये वैल्यू है G की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिट इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट आप निकाल सकते हैं। देखें G का यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे भाई, G इज इक्वल टू R, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। R आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 M2 मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो भाई F का यूनिट क्या है, न्यूटन, R का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का, मीटर स्क्वायर, नीचे M और M kg इंटू kg स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। समझ में आया।
यूनिट भी आ गया, जी की वैल्यू आ गई। जी की वैल्यू आपकी क्या है भाई, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरी कायनात में इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं होगी। किसी भी मीडियम में चले जाओ, किसी भी खित्ते पे चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी प्लानेट पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर रहेगी। सही है, तो चेंज नहीं होने वाली। सही है, तो अब ये है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर देखें आपका जी की वैल्यू तो हो गई फिक्स। अब हमारे पास इसको समझना है, ठीक है ना, इसको समझना है कि भाई ये 1/r² क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको अगर समझना है आपने तो ये तय करेगा कि फोर्स ज़्यादा है कि कम है, फोर्स ज़्यादा है कि कम है। तो वो कैसे तय करेगा भाई, ये आप इन्वर्स, नाम ही इसका इन्वर्स स्क्वायर लॉ। भाई अब इसको स्क्वायर करो, जो भी डिस्टेंस मिले इसको स्क्वायर करो और उल्टा करो तो फिर आ जाएगी फोर्स। सिंपल, दोबारा सुन लो, इस आर को जो भी वैल्यू मिले आपको, जितनी भी वैल्यू मिलती है उसको पहले क्या करोगे, स्क्वायर करो। अगर आपसे पूछा है ना भाई इतना डिस्टेंस है दो बॉडीज़ के दरमियान तो इसकी फोर्स कितनी होगी, तो आपने क्या करना है, इस डिस्टेंस के साथ पूछे, बाकी वो तो आपका देखें ना, जी है, एम है, m1 m2 ये तो कांस्टेंट है, उसको तो चेंज होना नहीं है, वो तो है अपनी जगह पे। मगर आर की वजह से फ़र्क पड़ता है, आर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, आर कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। सही है ना, तो इसका मतलब है डिसाइड कौन करेगा, ये वो तो m1 m2 तो अब एक ही दफ़ा आएंगे ना। अगर m1 m2 आपने फिक्स कर दिए, फिर कभी आपको उनको दूर रख रहे हो, कभी उनको करीब रख रहे हो, तो फोर्स पे फ़र्क कौन डालेगा, आपका ये r² डालेगा। तो आपने क्या करना है कि भाई इसको स्क्वायर करो, उसको उल्टा कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स से इतनी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई इसको हम कर देते हैं हाफ। क्या कर देते हैं, इफ़ डिस्टेंस जो है r इज़ हाफ्ड, ठीक है ना, हाफ कर दिया, तो फोर्स कितनी होगी, देन व्हाट विल बी द फोर्स, नेट फोर्स कितनी होगी भाई, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, हाफ कर दें, ठीक है, 1/2r², तो क्या हो जाएगा 1/4r²। तो मैंने क्या कहा था, 1/4 आया है आपका डिस्टेंस, स्क्वायर करने के बाद कितना आया है 1/4। तो इसको उल्टा करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको उल्टा करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फोर्स के साथ लगा दो, पता चल जाएगा। उल्टा मैं कैसे करूँ 1/4 को, 1/4 को मैं उल्टा कैसे करूँगा, 4/1 यानी 4, तो कितना हो जाएगा 4f। फोर्स कितनी हो जाएगी, अगर तुमने डिस्टेंस को हाफ किया तो फोर्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल, कुछ नहीं किया भाई, हमने आर के हिसाब से अपना काम कर लिया। अगर मैं कहूँ कि भाई इफ़ आर इज़ डबल्ड, सही है भाई, आर इज़ डबल्ड, तो करो भाई इसका स्क्वायर, 1/2r² कर दिया। डबल का मतलब दुगना कर दिया, दुगना करने का तरीका है 2r लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 4r², 4r² आ गया। अब मैंने क्या कहा था, इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करके f से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा क्या होगा 4 का 1/4f, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, अगर तुम डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी 1/4f, यानी 4 गुना कम हो जाएगी। अब डिस्टेंस तुम लोगों ने बढ़ाया है ना, तो फोर्स जो है वो 4 गुना यानी 4 टाइम कम हो जाएगी, या आप कैसे क्वार्टर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्वार्टर हो जाएगी। वहाँ पर आपकी 4 टाइम हो रही थी, यहाँ पर कम होके क्वार्टर हो गई है, यानी 1/4 टाइम हो गई है। कितनी हो गई, 1/4 टाइम हो गई। तो फीलिंग भी आपको यही आ रही है, डिस्टेंस बढ़ाया तो 1/4 टाइम हो गई।
डिस्टेंस कम किया तो 4 टाइम हो गई, ठीक है ना। एक दूसरे का 1/2 का उल्टा, यहाँ 4 का उल्टा, ठीक है, 1/4 का उल्टा 4 हो गया, और 4 का उल्टा 1/4 हो गया, सही है। अब यहाँ पर कोई भी आपको कहा जाए तो आप आराम से कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि भाई फोर्स को R इज़ 3 टाइम्स, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 3 टाइम कर दिया, तो आप सिंपली इसको करो स्क्वायर भाई, 3 को स्क्वायर कर दो 9 हो जाएगा, तो 9 को उल्टा करो, 9 को उल्टा करो 1/9 हो जाएगा, तो फोर्स कितनी बन जाएगी 1/9 टाइम, 1/9 टाइम, सही है ना। अब आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि जितना डिस्टेंस जो भी मिले उसको स्क्वायर करके उल्टा करके फोर्स से जोड़ दो, उतनी फोर्स हो जाएगी, ठीक है ना। वो तो पहले से कंसेप्ट है कि कहीं कम है तो फोर्स ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम। मगर एग्जैक्टली आप बताना चाहते भाई, वो कह रहा है कि भाई डबल करते हैं 1/3 करते हैं, 3 टाइम बढ़ाते हैं, 5 टाइम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई उसको उल्टा करेंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पर देखो, ये भी नोट कर लो भाई, आप प्रैक्टिस कर लेना इसका। इफ R इज 5 टाइम, इंक्रीज कर दिया हमने, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना 5 टाइम, तो भाई क्या करोगे, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को क्या कर दोगे उल्टा, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 1/25 सही है। कुछ नहीं, मैं तो फार्मूला भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझसे कहा गया कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं 5 टाइम तो फोर्स कितनी होगी, तो मैंने क्या किया भाई, सिंपल मैंने अपना ही रूल बनाया, या वो बना हुआ पहले से ही, मैंने 5 का स्क्वायर किया और उसको उल्टा करके फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको उल्टा करके फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स बन गई 1/25 टाइम, 25 टाइम कम हो गई। अगर 6 टाइम बढ़ाओगे तो 1/36, 7 टाइम बढ़ाओगे तो 1/49 F। और अगर पहले से ही आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो कैसे गड़बड़, मतलब वो फार्मूले में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, तो आपने क्या करना, उल्टा करते हो तो ख्याल रखना भाई, इफ R इज इक्वल टू 2/3R, जो पहले से ही आपका फ्रैक्शन में, तो करो भाई, कुछ नहीं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसका स्क्वायर करो, 4/9 किया स्क्वायर, इसको उल्टा करो तो फोर्स कितनी हो जाएगी 9/4, फोर्स कितनी हो गई 9/4, यानी सिंपल, कोई मसला नहीं है। अब आपके पास जो भी नंबर आपको कहा जाए, कुछ भी आपसे कहा जाए कि अगर डिस्टेंस को कम करते हो ज़्यादा करते हो, तो कोई भी आपको नंबर दिया जा रहा है उसको स्क्वायर करो और उल्टा करके फोर्स से जोड़ दो, फोर्स उतनी हो जाएगी, सही है। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चले इसको नोट करें तो हम थोड़े आगे बातें करें, छोटी छोटी बातें अभी और भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर मासेस भी हैं, ठीक है ना, तो उनको देखें तो यहाँ पर फार्मूला, अब हम फार्मूले पे ही काम करेंगे, हमारे पास फार्मूला है उस पर ही काम करते हैं। तो क्या फार्मूला है भाई, देखो F इज इक्वल टू जी, F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू जी M1 M2/R²। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भाई M1 M2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमें कहा जाता है कि भाई इफ बोथ masses आर डबल्ड, चलो दोनों को डबल किया, एंड डिस्टेंस इज आल्सो डबल्ड, देन फोर्स क्या होगा, तो अब दोनों काम करने वाले हैं भाई,
इनको भी डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस को भी क्या कर रहे हैं, डबल। जी 2m1 डबल कर दिया, 2m2 डबल कर दिया, m2 को भी डबल कर दिया, r को भी हमने डबल कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2r²। डिस्टेंस को r को डबल करेंगे तो 2r हो जाएगा ना भाई, m1 को डबल करेंगे तो 2m1 हो जाएगा, m2 को डबल करेंगे तो 2m2 हो जाएगा। अब करते हैं क्या होता है, देखो क्या होगा भाई, g 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, m1 m2 अपान में आ गया 4r², 4 4 में कैंसिल हो गया, तो f कितना रह गया आपके पास, g m1 m2 r²। जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे पहुँच गए। यानी अगर आपसे कोई कहे कि भाई मासेस को डबल किया जा रहा है और डिस्टेंस को भी डबल किया जा रहा है, तो फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो पहले थी उतनी ही रहेगी, ठीक है जी। चले अब हम कह रहे हैं कि भाई इफ़ बोथ masses are equal and each is equal to 1 kg। कितना है भाई, हर मास कितना है, बराबर है और दोनों 1 1 kg है। एंड डिस्टेंस कितना है आपका, इज इक्वल टू 1 मीटर। तो फोर्स क्या होगा, देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या करेंगे, F इज इक्वल टू जी, m1 कितना है, m2 कितना है, और r ये रखेंगे इधर, ये होगा जी 1 kg अपान में 1²। तो ये 1 1 में कैंसिल हो गए सारे। F इज इक्वल टू कितना आ गया, जी, किसके बराबर आ गया, जी के बराबर आ गया। सही है जी। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा जी के, या जी की वैल्यू रख लें आप, ये भी आ सकता है। तो अब आपके पास देखें इस फार्मूले में क्या क्या मालूम कर सकते हो, क्या क्या मुसीबतें हैं जो इसको आप चैलेंज आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पर जी की वैल्यू पहले से ही पता है आपको, m1 m2 आप मालूम कर सकते हो। अगर m1 दिया जा रहा है तो m2 मालूम कर सकते हो, m2 दिया जा रहा है तो m1 मालूम कर सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स जो है r, वो भी मालूम कर सकते हो। और फोर्स तो वैसे आपको फार्मूला ही फोर्स का है, तो फोर्स यहाँ पर देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि दो बॉडीज़ का मासेस दे और आपसे पूछे कि फोर्स क्या होगी, तो यही फार्मूला। अगर आपसे पूछे कि भाई दोनों मासेस के बारे में बताओ कितने होंगे, तो भी यही फार्मूला। अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़ क्या होगा, तो ज़ाहिर दूसरी चीज़ें देगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, m1 देगा, m2 देगा, तभी आप मालूम कर सकते हो। तो ये सारे कंडीशन जो हैं वो इस फार्मूले में आप लगा सकते हो, यानी मालूम कर सकते हो। सही है जी। अच्छा जी, अब आपका ये भी हो गया कि भाई आपका क्या आप किस तरह जो है वो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हो। तो ये था आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इस पे अभी भी हम काम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, इसको आगे वीडियोस में भी लेके जाएंगे, इस पे काम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे और जो कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने ये बता दिया जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट है, और इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी, सेंट्रल फोर्स होगी। और फोर्स हमेशा क्या होगी, फोर्स ऑलवेज इनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, अट्रैक्टिव होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। लॉ के हिसाब से फोर्स हमेशा क्या रहेगी, अट्रैक्टिव रहेगी। और इसको फोर्स को सेंट्रल फोर्स का नाम दिया जाता है, उसका भी मैंने बता दिया आपको, जी की वैल्यू का बता दिया, आर के बारे में इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बता दिया। और ये आपकी वीकेस्ट फोर्स है, ये भी आप नोट कर लें। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो वीकेस्ट फोर्स में शुमार होता है, जो फंडामेंटल फोर्स में वीकेस्ट फोर्स। कितनी वीक है, क्यों वीक है भाई, देखें ना, अब आपका जी की वैल्यू आप देखें कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है ना। तो आप देखें माइनस का 11 लगा हुआ है, तो तकरीबन 10 एक ज़ीरो आएंगे, देखें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 6 से ये है इसकी वैल्यू। अब देख लें क्या हाल है इसका। इतनी जो है तकरीबन देखें बहुत ही कम है, ज़ीरो के लगभग है। तो ये फोर्स जो है हमेशा आपका जब भी जवाब आएगा तो किसी पे -7 लिखा होगा फोर्स का, किसी पे -8 लिखा होगा, तो ये फोर्स जो बड़ी वीकेस्ट फोर्स है। तो इसका जो अब हम कहते हैं ना कि भाई दोनों बॉडीज जो है वो अगर अट्रैक्ट हो रही तो टकरा क्यों नहीं रही। यहाँ पर मैं कहूँ ये दो मासेज हैं तो आपस में टकरा क्यों नहीं रही, ये तो बड़ा है ये छोटा है, इसको टकराना चाहिए आपस में। अगर ये न्यूटन के हिसाब से पहले तो ये है कि यहाँ पर ये पॉइंट मासेज नहीं है, अगर टकराएँ तो क्यों नहीं टकरा रहे भाई, इसलिए नहीं टकरा। पहले तो ये कहेंगे हम वीक, फोर्स बहुत वीक है। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो अमल दखल होता है ना भाई, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, उनकी वजह से ये आपके यहाँ पर इस तरह महसूस नहीं होगा कि ये टकरा जाए आपस में, अट्रैक्शन आपको महसूस हो। और फिर आप थर्ड लॉ मोशन भी लगता है भाई जो इक्वल एंड अपोजिट है दोनों फोर्सेस। तो इस वजह से ये आपका कंसेप्ट है कि भाई टकरा जाएंगे, ये होगा, कुछ नहीं होने वाला ये फोर्सेस। वैसे भी ये पॉइंट मासेस पे अप्लाई होता है लॉ, और जनरल या फिर अब यहाँ पर दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी मालूम कर सकते हैं इस लॉ के थ्रू। ठीक है जी। तो होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोशिश अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है, तो हमारी जो है वो हिम्मत तो या एनर्जी बढ़ाने के लिए इसको तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आइंदा चाहते हो कि वीडियोस आप देखें तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नए वीडियोस के अपडेट वगैरह आपको मौसूल होते रहें। ठीक है, थैंक यू।